हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे ना। आप सभी लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज हम कर रहे हैं 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है #4 यानी कि 4th पार्ट आज हम कवर करें, जिसमें ये हमारा क्वेश्चन पेपर आज कंप्लीट हो जाएगा। एंड ये जो वीडियो है ये आपकी लाइव स्ट्रीम में आपकी वीडियो चलने वाली है जब ये पब्लिश्ड होगी। तो जो भी बच्चा कमेंट करना चाहता है लाइव क्लास के टाइम पे, तो आप सभी लोगों को चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी आप लाइव क्लास में आप मैसेज कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं कि मैम लाइव क्लास के दौरान हमारे मैसेज नहीं पहुंच रहे हैं। वो इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है। तो जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, A selection device used to obtain in-depth information about a candidate is। किसी उम्मीदवार के बारे में गहन जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक चयन उपकरण है। तो देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू होगा, ये स्ट्रेस इंटरव्यू होगा, बिहेवियरल इंटरव्यू होगा, या फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो स्ट्रेस इंटरव्यू तो ये नहीं होगा, बिहेवियर के बारे में भी आप नहीं जान, इन डेप्थ आप किसी की इन्फॉर्मेशन फाइंड कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू हो जाता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यापक साक्षात्कार, यानी कि इन डेप्थ में आपको किसी की जानकारी चाहिए, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सोशलाइजेशन स्टेज वेयर इंडिविजुअल्स कन्फ्रंट द पॉसिबल डिक्टोनॉमी बिटवीन देयर ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी इज। समाजीकरण का चरण, जहां व्यक्ति अपनी संगठनात्मक अपेक्षाओं और वास्तविकता के बीच संभावित द्वंद्व का सामना करते हैं। तो वो क्या होता है, मेटाफोरसिस स्टेज होती है, एनकाउंटर स्टेज होती है, प्री अराइवल स्टेज होती है, या फिर ओरिएंटेशन होता है, यानी कि काया पलट चरण, मुठभेड़ चरण, आगमन पूर्ण चरण, या फिर अभिविन्यास। तो देखिए, जब आप द्वंद्व का सामना कर रहे हैं, यानी कि कन्फ्लिक्ट का आप सामना कर रहे हैं, द्वंद्व का सामना कर रहे हैं, इट मीन्स वहाँ पर आपकी मुठभेड़ यानी कि अनकाउंटर स्टेज हमारी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल। इनमें से कौन सा हेनरी फ्योल का आप लोगों का प्रिंसिपल नहीं है। तो देखिए, हेनरी फ्योल ने हमारे 14 प्रिंसिपल्स आप लोगों को दिए थे, ठीक है। और जो FW टेलर थे, जो हमारे टेलर साहब, उन्होंने कितने दिए थे, 4 प्रिंसिपल्स दिए थे। तो याद रखना, हेनरी फ्योल ने हमारे 14 प्रिंसिपल दिए थे। FW टेलर जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल थे वो कितने दिए थे, 4 दिए थे, ठीक है। तो हेनरी फ्योल के 14 में से इनमें से एक कौन सा नहीं है। डिसिप्लिन की आपके बारे में बात होती है, हाँ भाई, डिसिप्लिन की हमारी वहाँ पर बात होती है। रेमुनरेशन के रिगार्डिंग भी बात की जाती है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो वहाँ पर सिर्फ हमारी सेंट्रलाइजेशन के रिगार्डिंग बात होती है, ना कि डिसेंट्रलाइजेशन के रिगार्डिंग। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर एंड मैनेजमेंट practices designed to serve the customer from order through delivery and after sale service। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ECRM। इसको हम क्या बोलते हैं, ECRM इसको बोलते हैं। ग्राहक का ऑर्डर से लेकर डिलीवरी और बिक्री के बाद की सेवा तक सेवा करने के लिए डिज़ाइन किए गए सॉफ्टवेयर का हम क्या बोलते हैं, ECRM इसको बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी कि MSMEs कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए, दिस सेक्टर इज़ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन इंडिया। It generates more employment opportunities per unit of capital invested compared to large industries। तो देखिए, पूछा क्या क्वेश्चन को ध्यान से देखना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के संदर्भ में कथन पर विचार करें, यानी कि इसके रिगार्डिंग क्या चीज़ें इसमें से ठीक है वो आपको बतानी है, ठीक है। तो ये क्या करता है भाई, ये करता है, इट जनरेट्स मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पर यूनिट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड कंपेयर टू लार्ज इंडस्ट्रीज़, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही आप लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, एक मिनट, अच्छा ऑप्शन सी ये नहीं थे, एक मिनट रुकिए। इसमें क्या हो जाएगा आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 140 में क्या आ जाएगा हमारा, दिस सेक्टर इज़ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन इंडिया, ठीक है। तो लार्जेस्ट
एम्प्लॉई होता है, ये भी हो जाएगा राइट आंसर। इट जनरेट्स मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पर यूनिट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, ये भी ठीक था, यानी कि ए भी ठीक है एंड बी भी आप लोगों का ठीक है। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड, दीज इंडस्ट्रीज इन इंडिया अकाउंट फॉर 45% ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन द कंट्री, ये गलत है। एमएसएमईज का परसेंट 45% नहीं होगा, ये कुछ ज़्यादा ही दे रखा है, इससे कम ही आपका मिलेगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो अब ऑप्शंस देखें, ओनली ए, बोथ ए एंड बी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑजीव्स कैन बी हेल्पफुल इन लोकेटिंग ग्राफिकली द मीन, मोड, मीडियन या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो ओजाइव है, तोरण वक्र है, ग्राफिक रूप से पता लगाने में सहायक हो सकता है। इसके थ्रू हम क्या पता लगा सकते हैं बेटा, मीडियन का हम पता लगा सकते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स के आपके क्वेश्चंस हैं, वहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन एक दो पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो मीडियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स अ मैनेजर कैन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली डायरेक्ट इज कॉल्ड स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल, ये क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है ना कि पूछो ही मत। डेट प्लस बी के एग्जाम में भी बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, एस्टेट में भी आप देख सकते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल से क्वेश्चन आया हुआ है। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या कहलाता है, ये कहलाता है कि एक जो हमारा मैनेजर होता है वो कितने अपने सबॉर्डिनेट को अच्छे से इफेक्टिवली इफिशेंटली तरीके से उनको डायरेक्ट कर सकता है। तो ये किस में आता है, हमारा स्पैन ऑफ कंट्रोल में ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये आपका। एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन वर्थ रुपीज़ 2,88,000 2,88,000 एंड इन ल्यू इश्यूड डिबेंचर्स ऑफ रुपीज़ 100 एट अ डिस्काउंट ऑफ 4%, द नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड विल बी। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका हर एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। यानी कि आपने एक मशीन को परचेज़ किया है 2,88,000 की, वो आपकी यानी कि पेमेंट आपको करनी है 2,88,000 की, आपको पेमेंट करनी है। आप किस तरीके से पेमेंट करें, डिबेंचर को इशू करें, 100 रुपये का एक डिबेंचर है, लेकिन आप उसको किस पे इशू कर रहे हैं भाई, 4% आप उसको डिस्काउंट पर इशू करते हैं, यानी कि 4 रुपये आप डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि टोटल आपका डिबेंचर का प्राइस कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। अब आपको उससे पूछा कि आप कितने डिबेंचर्स इशू करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट अमाउंट को डिबेंचर्स की अमाउंट से डिवाइड कर देंगे 96 से। तो राइट आंसर आप लोगों का कितना आ जाएगा, 3000 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यदि इसी सेम क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता कि आप 4% डिस्काउंट की बजाय बेटा क्या कर रहे हैं, प्रीमियम पर इश्यू कर रहे हैं, प्रीमियम पर, तो आपकी अमाउंट कैसे निकलती, 2,88,000 को आप किससे डिवाइड करते, तब आप करते 4 रुपीज़। यदि आप प्रीमियम पर शो कर रहे हैं तो आपका डिबेंचर की अमाउंट कितनी हो जाएगी, 104 रुपये हो जाएगी। तो आप इसको 104 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स विल रिजल्ट इनटू कैश फ्लो ऑफ कैश, यानी कि निम्नलिखित में से किस देन के परिणाम स्वरूप नकदी का प्रवाह होगा, यानी कि कैश का फ्लो होना चाहिए, ठीक है। 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इनमें से किस ऑप्शन में आपका कैश का फ्लो होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए, डिपॉजिटेड रुपीज़ 20,000 इनटू बैंक, आप बैंक में क्या करें, 20,000 रुपये जमा कर रहे हैं, तो कहीं से भी यहाँ पर आपका कैश का फ्लो नहीं होगा, बिजनेस से आपका कैश कहीं नहीं जाएगा। बस ये है, आप क्या करें, आपके हाथ में कैश था वो आपने अपने ही बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। अब आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अमाउंट है, तो ये इसका यहाँ पर कैश का कोई भी फ्लो नहीं हुआ है। सेल ऑफ फर्नीचर ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ रुपीज़ 7400 यानी कि 7400 एट अ लॉस ऑफ रुपीज़ 900। तो देखिए, फर्नीचर जिसका मूल्य कितना है, 7400 रुपये है, को 900 की हानि पर बेचा गया, इट मीन्स आपके पास पैसे आएंगे, 900 रुपये कम आएंगे, भले ही आएंगे तो सही ना। तो यहाँ पर क्या होगा, कैश का फ्लो होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, कन्वर्टेड रुपीज़ 1 लाख 9% डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, आपने डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो इसमें कैश का फ्लो होगा, नहीं होगा। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से आपने अमाउंट को विड्रॉ कर लिया, तो ये भी क्या होगा, इसमें भी नो फ्लो ऑफ कैश हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेचर ऑफ गुडविल हुज वैल्यू इज़ द हाईएस्ट, इनमें से ऐसी कौन सी गुडविल है जिसकी क्या होती है, वैल्यू जो होती है हाईएस्ट होती है, रैट नेचर, कैट नेचर, डॉग नेचर या फिर एलिफेंट नेचर। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों का इनका मीनिंग पता होना चाहिए। तो देखिए, जो कैट नेचर की जो गुडविल होती है, इसका राइट आंसर ही क्या हो जाएगा हमारा, बिल्ली प्रकृति, यानी कि कैट नेचर की गुडविल
कैट नेचर की गुडविल में क्या होता है, मान लीजिए आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके जो कस्टमर्स हैं, जितने भी आपके जो कंज्यूमर्स हैं उस प्रोडक्ट के, वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं कि हाँ भाई इस कंपनी का ये फलाना जो प्रोडक्ट है ये आपका क्या है, कस्टमर्स इस पर क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट पर क्या करते हैं, रिलाई करते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसकी मार्केट में डिमांड बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। यदि आप कस्टमर को बोलेंगे कि भाई ये प्रोडक्ट आपको लेना है, तो प्रोडक्ट जो कस्टमर होते हैं उसका नाम सुनते ही वो क्या करेंगे, हाँ भाई ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये लेना चाहिए। ठीक है, तो जब प्रोडक्ट पर जब विश्वास होता है कस्टमर्स का, तो वो होती है हमारी कैट नेचर की गुडविल होती है। और इसी गुडविल की जो होती है हमारी जो वैल्यू होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है। और जो डॉग नेचर की गुडविल होती है, डॉग नेचर की हमारी जो गुडविल होती है वो होती है हमारे ओनर के रिगार्डिंग, यानी कि किस पर्सन का ये प्रोडक्ट, किसने ये बनाया है, यानी कि इसके जो ओनर है वो कौन है। जब पर्सन पर जब रिलाई करने की बात आ जाती है वहाँ पर डॉग नेचर होता है। जब ब्रांड पर आप बात करते हैं तो वहाँ पर कैट नेचर की होती है। रैट नेचर की होती है, वहाँ पर क्या होता है, ना ही तो आप किसी पर भी विश्वास नहीं करते वहाँ पर, ना ही आप प्रोडक्ट पर विश्वास करते हैं, ना ही आप उसके ओनर पर विश्वास करते हैं। ठीक है, तो वो रैट नेचर की हो जाती है। और एलिफेंट नेचर की किसी प्रकार की कोई भी गुडविल नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैट नेचर। आगे देखिए, असर्शन एंड रीज़न का क्वेश्चन है। बहुत इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। इन डबल अकाउंट सिस्टम द फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी फेल टू डिस्क्लोज द ट्रू कंडीशन ऑफ इट्स एसेट्स। दोहरा खाता प्रणाली में कंपनी के अंतिम लेखे उसकी परिसंपत्तियों की सच्ची हालत बताने में असफल रहते हैं। क्यों रहते हैं भाई असफल, इसका कारण देखते हैं। Because the assets of the company are shown at their cost price even when they are completely worn out। क्योंकि कंपनियों की परिसंपत्तियां पूर्णतः क्षीण हो जाने पर भी अपने लागत मूल्यों पर दर्शाई जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए आप जब भी देखते हैं अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं, उसमें जितने भी आप अपने एसेट्स होते हैं वो किस वैल्यू पर दिखाते हैं, उसकी कॉस्ट वैल्यू पर दिखाते हैं। लेकिन जब एक्चुअल में उसी टाइम पर जो आप मार्केट वैल्यू देखने जाएंगे तो मार्केट वैल्यू आपकी कॉस्ट वैल्यू से काफ़ी अलग होगी। इसी वजह से क्या होता है, जितने भी आपके जो लेखे होते हैं वो एक ट्रू एंड फेयर व्यू आपका नहीं दे पाते हैं। तो ये बिल्कुल दोनों ही राइट है, आपकी असर्शन भी राइट है एंड आपका रीज़न भी राइट है, और जो एक्सप्लेनेशन दी है वो भी बिल्कुल करेक्ट दी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147। When one party grants the right to use the assets to the other party in return for a periodic payment, it is known as। तो इसको क्या बोलते हैं, यानी कि पट्टे पर किसी भी चीज़ को देना। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आपको कोई चीज़ यूज़ करनी है, ठीक है, आप देख रहे हैं उसके रिगार्डिंग कि आप उसको खरीदेंगे। मान लीजिए आपको एक छोटा सा लैंड का टुकड़ा आपको चाहिए, ठीक है। यदि आप उसको देख रहे हैं कि भाई मुझे यहाँ पर काम करना है, या तो आप उस चीज़ को परचेज़ कर लेंगे, ठीक है। यदि आप देख रहे हैं कि परचेज़ करने के रिगार्डिंग आपको ज़्यादा पेमेंट आपको करनी पड़े, उसके बजाय आप क्या ले सकते हैं, उसको लीज़ पर ले सकते हैं, यानी कि रेंट पर आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ही क्या हो जाएगा, लीज फाइनेंसिंग इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी शोन एट ओल्ड वैल्यूज फॉर विच अकाउंट टू बी ओपन इज। तो किस टाइप का अकाउंट आप इसको यहाँ पर ओपन करेंगे। तो मैंने आपको बताया था इससे पहले, हमने जो प्रीवियस क्लास की थी वहाँ पे भी इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था, वहाँ पे डिसोल्यूशन का क्वेश्चन था। ठीक है, डिसोल्यूशन के टाइम पर हमेशा याद रखना हम क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट को ओपन करते हैं। लेकिन जब हम रिटायरमेंट और डेथ पार्टनर की बात करते हैं तो वहाँ पर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका राइट आंसर नहीं होगा, रियलाइजेशन भी आपका नहीं होगा, क्योंकि वो आप डिसोल्यूशन के टाइम पर बनाते हैं। अब यहाँ पर दो अकाउंट दे रखे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे या फिर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बनाएंगे। तो देखिए क्या लिखा है कि साझेदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर संपत्ति और देनदारियों को पुराने मूल्यों पर दिखाया जाना है, जिसके लिए कौन सा खाता खोला जाना है। तो इसके लिए हम बनाते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, आगे चलिए। द टोटल ऑफ द सेल्स बुक इज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द इन डेटर्स अकाउंट, इन सेल्स रिटर्न अकाउंट, इन परचेज रिटर्न अकाउंट, या फिर नन ऑफ दीज।
ठीक है, देखिए द टोटल ऑफ द सेल्स बुक इज़ पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ द, जो सेल्स बुक का जो है उसको कहाँ पर आप करेंगे, डेटर्स में, सेल्स रिटर्न में, परचेज रिटर्न में, बिल्कुल तीनों ही गलत हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन की आप मुझे एंट्री आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं। यदि आपको एंट्री नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी इसका। ठीक है, आगे चलिए। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का, उसके बाद ये क्वेश्चन पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग अ डिक्रीज इन डेट इक्विटी रेशियो एंड इंक्रीज इन करंट रेशियो इस, बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, एक लेन देन जिसमें ऋण क्षमता अनुपात में कमी और चालू अनुपात में वृद्धि शामिल है, यानी कि एक आपको ऐसी एंट्री देखनी है जिससे क्या होगा, आपका जो डेट इक्विटी रेशियो है वो तो डिक्रीज़ हो जाए लेकिन जो करंट रेशियो है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर करंट रेशियो का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। करंट रेशियो क्या होती है बेटा, करंट रेशियो होती है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। डेट इक्विटी रेशियो आपको पता होनी चाहिए, इसमें क्या आता है, डेट अपॉन इक्विटी यहाँ पर आपकी आ जाती है। ठीक है, आप देखते जाएं। आप इसमें देखेंगे कि इशू ऑफ डिबेंचर्स अगेंस्ट द परचेजेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स के इशू कर रहे हैं डिबेंचर्स। तो देखिए यहाँ पर करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी में बात नहीं होगी तो इससे भी कुछ फर्क नहीं। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर कैश, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स आप इशू कर रहे हैं फॉर कैश, यानी कि कैश जा रहा है, करंट एसेट्स आपका कम हो रहा है, कैश जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, जब ये ऊपर की चीज़ कम होगी करंट लायबिलिटी ज़्यादा होगी, नहीं एक मिनट, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर कैश, हाँ तो कैश में करंट एसेट्स, इसी से हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। जो एंट्री है ये हमारी करेक्ट हो जाएगी। इसमें थोड़ी मुझे कुछ प्रॉब्लम शो हो रही है, मैं दोबारा से इसको अच्छे से चेक करके आपको बताती हूँ। ठीक है, यदि आप में से किसी भी स्टूडेंट को पता हो तो वो भी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।